नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स चल रहा है। तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मेरा हम लोग का पार्ट 1 चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो डिसाइडेड टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय और इस पर बने अभ्यास प्रश्न हमारे हो चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम और इस पर बने अभ्यास प्रश्न हो चुके हैं। विशेषण और क्रिया, ये टॉपिक्स, ये इतने सारे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम दोस्तों विशेषण और क्रिया पर बने अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा कारक, लिंग, वचन, समास और संधि और अलंकार, इतने टॉपिक्स बचेंगे। तो आज दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं कवर किए हैं, नहीं देखे हैं, तो उसे ज़रूर एक बार जाके देख लें और पिछले बने अभ्यास प्रश्नों को भी एक बार ज़रूर ध्यान से कर लें, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाए। विशेषण और क्रिया पर बने अभ्यास प्रश्नों को दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप उस पर बने वीडियोस को देख लें, ताकि आप आसानी से आज का अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि रमेश अपने अच्छे कर्मों के लिए जाना जाता है। ये हमारा पहला प्रश्न है और हमारा प्रश्न है वाक्य में विशेष्य बताइए। तो दोस्तों विशेषण और क्रिया, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस पर हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो जब हम विशेषण पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो आपका कहलाते हैं विशेषण या एडजेक्टिव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन जब हम विशेष्य की बात करते हैं तो ये वह संज्ञा या सर्वनाम है जिनकी विशेषता बताई जाती है। ये इसी को हम विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य और विशेषण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों हम देखें वाक्य में कि रमेश अपने अच्छे कर्मों के लिए जाना चाहता है, तो हम अगर विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम बता रहे हैं रमेश की। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न का जो जवाब है या विशेष्य है वो होगा रमेश। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः भेद हैं। तो जनरल तौर पे दोस्तों जो हमने पढ़ा था विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के हमारे हैं यहाँ 4 भेद। दोस्तों हमने भेदों में पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये था हमारा 4 भेद। तो यही है जिसके बारे में हम अपना पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी हमने इसके बारे में जाना है। तो ये था भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं। इसमें हमें ये बताना है कि ये किस विशेषण का उदाहरण है। अब यही है दोस्तों, हमने 4 भेद ऊपर पढ़े और यहाँ पर हमारे 4 भेद यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ का मतलब हम अगर इसे ज्ञात करें तो संख्या से ही हमारा ज्ञात होता है। तो दोस्तों हमने अपने संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा था कि हमारा निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का जिसमें ज्ञान होता है तो वह होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पर जो कुछ है वो हमारी कुछ ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है जो कि निश्चित नहीं है, उसकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ की बात कर रहे हैं तो ये किसका भेद हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण का। अब दोस्तों मैं आपको पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है, हालांकि इस भेद के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक नहीं है। यहाँ पर गलती से प्रिंट हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। हालांकि हमारा ये जो क्वेश्चन है कुछ लोग, इसका जो आंसर है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण है। क्या यह कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमने पहले ऊपर ही डिसाइड कर लिया, आपसे पूरा ही अभी डिस्कस कर लिया, इससे पहले ही डिस्कस किया कि जो हमें निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है वह होता है संख्यावाचक विशेषण। तो इसका मतलब इसमें जब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यह कथन सत्य है, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो ये था हमारा प्रश्न। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। हमारा है 5 किलो चीनी घर के लिए ले जाना है। अब दोस्तों इसमें हमारा पूछ रहा है कि ये उदाहरण हमारा कौन सा विशेषण के कौन से भेद का है। ये उदाहरण जो हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन से भेद का कौन सा प्रकार है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण।
ये इससे बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हमने नाप तौल की वस्तुओं के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि नाप तौल की वस्तुएं जो आती हैं वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आती है। हाँ, ये निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, जैसे कि हमारा संख्यावाचक विशेषण में हुआ था निश्चित या अनिश्चित, उसी प्रकार से इसमें भी ये निश्चित या अनिश्चित हो सकती है परिमाणवाचक में भी। तो जहाँ नाप तौल की वस्तुएं जैसे 5 किलो चीनी, ये हमारी नाप तौल की वस्तु बता रही है और कुछ हमें इसके बारे में एक निश्चित संकेत दे रही है। तो ये जो हमारा भेद है, जो हमारा ये उदाहरण है, वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका जवाब होगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाक्यों में स्थानों के आधार पर आपको विशेषण के भेद बताने हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विशेषण हम सामान्य रूप से जब अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे तो हम लोग यही पढ़े हैं कि मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं और आपसे पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन हमने वाक्यों में स्थानों के आधार पर भी विशेषण को कुछ भागों में बांटा था। इसलिए दोस्तों हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, पुराने अध्याय नहीं पढ़े हैं, तो उसे एक बार ज़रूर जाके पढ़ लें। आपको आइडिया मिल जाएगी कि हमें कैसे अभ्यास प्रश्न सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से जब हम वाक्यों में स्थानों के आधार पर बात कर रहे हैं तो हमारे हैं 2 भेद। ये हमने पढ़ा था दोस्तों कि स्थानों के आधार पर विशेषण 2 भेदों में विभक्त किया गया है। एक था हमारा सामान्य विशेषण और एक था हमारा विधेय विशेषण। डिटेल्स में जानकारी के लिए दोस्तों आप ज़रूर वीडियो देख लीजिए। तो ये है हमारे स्थानों के आधार पर भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरला बहुत अच्छा गाती है। इसमें हमें जो बहुत है ये उदाहरण हमें बताना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चंस, अगर आप ये सोचें कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अध्याय पढ़ा है दोस्तों तो आपको खुद ही आइडिया मिलती जाएगी। हमने अपने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू सारे जो हमारे विशेषण और क्रिया में हमने जितने सब टॉपिक्स पढ़े, सब सेक्शंस पढ़े, उन सबको इन क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों हमने कवर करने की कोशिश की है। तो इसी क्रम में हमारा जो ये प्रश्न है, सरला बहुत अच्छा गाती है, इसमें हमें बहुत के बारे में बताना है। तो दोस्तों मैं आपको जैसे बता दूं, यहाँ पर जैसे वैसे भी आपका यहाँ पर 3 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, क्रिया विशेषण, विशेषण और प्रविशेषण। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको विशेषण से प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, मतलब प्रविशेषण से विशेषण और क्रिया विशेषण की तुलना करके हमने आपको समझाया था अध्याय में। आप ज़रूर उसे एक बार और जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ तो हमने पढ़ा था कि जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वह होता है क्रिया विशेषण, और विशेषण हम सभी जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो होता है आपका विशेषण। लेकिन जब हम प्रविशेषण की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर प्रविशेषण की बात कर रहे हैं तो ये वह विशेषण है जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। और इसका एक और नाम था, अगर आपको याद हो जब हमने डिस्कस किया था अपने कोर्स में, तो इसका एक और नाम था अंतर विशेषण। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर वाक्य है, सरला बहुत अच्छा गाती है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट। सरला बहुत अच्छा गाती है, यहाँ पर हमें बहुत के बारे में बताना है। तो दोस्तों जो हमारा विशेषण है वो है अच्छा। अगर हम इस सेंटेंस में विशेषण को खोजें, विशेषण को निकालें, तो वो है अच्छा। और अच्छा की विशेषता क्या है, मतलब विशेषण की विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छा गाती है। और जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर बहुत का जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो होगा आपका आंसर, उसका एग्जाम्पल का आंसर है प्रविशेषण। तो वाक्य में बहुत हमारा जो उदाहरण है वो उदाहरण है प्रविशेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक ढंग से विशेषण की अवस्थाएं बतानी है। दोस्तों हम हमेशा विशेषण में ये तुलनात्मक ढंग से विशेषण को ज़रूर ही डिस्कस करते हैं और ये हमारा पेपर में तो अक्सर ही आता रहता है। तुलनात्मक ढंग से जब हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़े थे तो हमने पढ़ा था 3 अवस्थाओं के बारे में। तो पहले तो इसका जवाब होगा हमारा 3। तुलनात्मक ढंग से विशेषण की 3 अवस्थाएं। अब तुलनात्मक क्या होता है, मतलब कि तुलना करके। पहली अवस्था थी हमारी मूलावस्था,
जो हम पढ़े थे दोस्तों, आप जानते थे, मूलावस्था, फिर थी हमारी उत्तरावस्था और फिर थी हमारी उत्तमा अवस्था। दोस्तों विशेषण का जो मूल अवस्था थी उसमें हम सिंपल वाक्य, सिंपल विशेषण के बारे में जाने थे, जिसका मतलब था जैसे मीरा अच्छा गाती है, तो सिर्फ ये सिंपली था कि उसकी विशेषता है सिंपल सेंटेंस में, उसकी किसी से तुलना नहीं। लेकिन जब हम उत्तरावस्था की बात किए थे तो किसी से ज़्यादा या किसी से कम, इस प्रकार से कंपैरिजन हो जाता है, कंपैरेटिव, जैसे हम इंग्लिश में कंपैरेटिव कहते हैं, मूलावस्था को पॉजिटिव कहते हैं। और उत्तमा अवस्था था दोस्तों कि उससे ज़्यादा ऊंचा, उससे ज़्यादा अधिक या उससे ज़्यादा नीचे कुछ नहीं है, वही सुप्रीम है। उत्तमा अवस्था हमने एग्जाम्पल देके बताया था, सुप्रीम कोर्ट की तरह है कि वो सुप्रीम अवस्था है विशेषण की, उससे ज़्यादा अच्छा या उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं है। तो ये थी हमारी 3 अवस्थाएं, इसे आप ज़रूर देख सकते हैं वीडियो में भी, यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में एक ब्रीफिंग कर दी, बता दी। तो तुलनात्मक ढंग से हमारी विशेषण की अवस्थाएं हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान बताइए। तो सकर्मक क्रिया से पहले दोस्तों क्रिया के बारे में हमने ये जाना था कि क्रिया हमारे कार्य करने की जो हमारा जो तरीका होता है, जो एक्टिविटी होती है, कार्य का होना या कार्य का करना, इसी को हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के मुख्यतः 2 भेदों के बारे में पढ़ा था हमने, सकर्मक और अकर्मक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, सकर्मक का अर्थ है जब स किसी शब्द में लग जाता है तो उसका मतलब होता है उसके साथ। तो यहाँ पर सकर्मक में अगर स लगा है तो इसका अर्थ है कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया की पहचान है कर्म के साथ। वहीं जो हमारा दूसरा भेद था अकर्मक, अकर्मक में किसी भी शब्द में जब अ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है कर्म के बिना। तो अकर्मक क्रिया की पहचान थी कर्म के बिना। हम यहाँ सकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं तो इसकी पहचान है कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया की पहचान हमारी क्या हो गई, कर्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी लूडो खेल रहे हैं, इसमें हमें वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है ये हमें बताना है। दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस हमारा दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है क्रिया का कौन सा भेद है। अब आप यहाँ अभी सोचोगे कि हमने 2 ही भेद के बारे में पढ़ा क्रिया के, मुख्यतः हमारे सकर्मक और अकर्मक 2 ही भेद होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने अपनी एक्सरसाइज की थी, हमने उसमें प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर भी भेद पढ़े थे। और मैंने आपको यही कहा था कि हम प्रिकॉशनरी इन नॉलेज को ले रहे हैं कि ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप भटके नहीं, आपको वो दिमाग में रहे। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे 4 भेद, सहायक, पूर्वकालिक, विधि और अपूर्ण क्रिया। और रचना के आधार पर सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और कृदंत क्रिया। ये 5 क्रियाएं हमने रचना के आधार पर पढ़ी थी और 4 क्रियाएं प्रयोग के आधार पर। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, सबके बारे में हम यहाँ डिटेल्स में नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हम सभी लूडो खेल रहे हैं, इस वाक्य पर आते हैं, तो सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसमें हमारी एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हम कर रहे हैं, जिसमें एक से ज़्यादा क्रिया ना हो। लेकिन जब हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं तो संयुक्त क्रिया में दोस्तों एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ खेलना तो हमारी मेन क्रिया है ही, इसके साथ रहे हैं ये भी आपकी क्रिया है। तो ये टोटल हमारी मिलाकर जब खेल रहे हैं, ये तीनों जब हमारी क्रिया बन जाती है, जो कि हमें बता रही है कि इस वाक्य में एक से अधिक क्रिया है, तो ये क्रिया का कौन सा भेद है, संयुक्त क्रिया वाला भेद है। तो इसमें आंसर होगा हमारा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है, कर्ता जब स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाए तो वह कौन सी क्रिया है, ये हमें पहचानना है। दोस्तों संयुक्त और सामान्य क्रिया जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया आपके सामने। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अपने सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आपने एक्सरसाइज को ध्यान से समझा है, जाना है, तो आपको सारे भेदों के बारे में समझ में आता होगा दोस्तों। नाम धातु क्रिया, ये भी आप पढ़े होंगे सब। फिलहाल मैं आपको बताऊं, हमने संयुक्त तो सामान्य कर लिया है डिस्कस, हम आपको यहाँ पे अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी से करवाए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं किसी को प्रेरित, कि हम खुद नहीं कार्य कर रहे हैं, किसी और को प्रेरित कर रहे हैं कि आप कार्य कीजिए। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी होगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसलिए हम सीधे ऑप्शन की तरफ बढ़े दोस्तों, कि ताकि आपको एक बार में माइंड में क्लिक कर जाए। बाकी अगर आपको अभी भी डाउट हो अभ्यास प्रश्न में भी, तो आप ज़रूर वीडियो जाकर हमारी पिछली बनी देख लीजिए, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप आसानी से अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लें। क्योंकि कुछ भी दोस्तों आपके सिलेबस के बाहर या आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता।
फिर है नेक्स्ट हमारा तुम खाना खा रहे हो, इसमें हमें सहायक क्रिया पहचाननी है। तो तुम है दोस्तों सर्वनाम। आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जो आपका प्रयुक्त होता है शब्द वो होता है सर्वनाम। खाना, खाना ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ये कोई भी कर्म है कि खाना मतलब खाया जा रहा है, खाना ही खा रहे हैं। खा रहे हो जब हम बात करते हैं तो खाना में खा तो आपका यहाँ पर जो खा यहाँ पर है ये आपकी क्रिया हो जाएगी। लेकिन सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके बिना आपका जो वाक्य है वो अपूर्ण होता है। अगर हम बोलते तुम खाना खा तो आपका होता क्या है ये आपका जो वाक्य है अपूर्ण दिखता, या तुम खाना खा रहे तो भी हमारा अपूर्ण ही लगता। तो यहाँ पर जब हम बात करें सहायक क्रिया की तो ये क्रिया वे होती हैं जो मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं। इंग्लिश में हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हम पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर रहे हो जो है वो आपका मेन क्रिया की हेल्प कर रहा है, इसलिए ये है सहायक क्रिया। फोर्थ ऑप्शन है आपका आंसर रहे हो, ये है आपका सहायक क्रिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ऐसी क्रियाएं जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या अर्थपूर्ण नहीं होता है वो कौन सी क्रिया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में, लेकिन नहीं, ये वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या अपूर्ण होता है का अर्थ ये है कि उसमें क्रियाएं ही उपस्थित नहीं होती हैं ज़्यादातर। जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, या मैं स्वस्थ हूँ या मैं अस्वस्थ हूँ। यहाँ पर हमने अपनी कंडीशन के बारे में बताया, यहाँ पर हमने एक वाक्य पूरा पढ़ दिया लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ कि हमारा कार्य क्या है या हम क्या करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं जिस वाक्य का जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता या अर्थपूर्ण नहीं होता है वो अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो जवाब है इसका हाँ ये है। इसमें आपसे पूछा गया कि क्या ये सत्य है, तो ये है सत्य, इसका आंसर होगा हाँ। तो दोस्तों ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। अभी भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों PDF पाने के लिए आप जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल चैनल जो ब्राइट स्टडी IAS है वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।